अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स जुनून बाय ज़ोया अली शाह अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें जी स्टार्ट करते हैं। रुमान और मीरव का दिल तो नहीं मान रहा था, मगर अम्मी जान के बहुत इसरार पर वो जाने के लिए तैयार हो गए। और ये भी सच था कि शाहजेब की खुशी इनके बिना अधूरी थी। रोमान शाह और मीरब घर के मुलाजमीन को ताकीद करते हुए शादी के लिए निकल गए थे। गुलाब के फूलों से सजा हुआ स्टेज जिस पर शाहजेब हुमा के इंतजार में बैठा हुआ था। शाहजेब ने ब्लैक कलर की शेरवानी पहनी हुई थी और ऊपर स्किन कलर के कुल्ले में वो बहुत बेहद खूबसूरत लग रहा था। गोरा चिट्टा पठान ब्लैक कलर में दमक रहा था। कुछ ही देर में हुमा को खूबसूरत फूलों से बनी हुई चादर के नीचे लाया जा रहा था। हुमा पर रूप नूर की मानंद छाया था। डीप रेड कलर के लहंगे और कुर्ती में वो चलती हुई मॉडर्न गुड़िया लग रही थी। बारीक बारीक नैन नकुश को पॉलर वाले ने मेकअप से निखार कर चार चांद लगा दिए थे। शाहजेब की नजरें आती हुई हुमा से हट नहीं सकी। वो तेरी ही है, बस कर, कितना घूरेगा बेशर्म इंसान। पास बैठे हुए अहमद और रमान शाह की नजरों का फोकस अहमद पर था। क्यों ना होता, यही तो मौका था अपने यार की टांगे खींचकर इसे मजाक से बेहाल कर देते। चुप करके बैठे रहो तुम बेगैरतों का, मुझे पता है। खुद तो अपने घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं होते, मेरी बारी आई हो तो तुम लोगों को बड़ी तकलीफ सूझ रही है। खुद लानती इंसानों, हर जगह लेट पहुंचते हो। और आज भी रोमान शाह और अहमद घर से लेट निकले थे। शाहजेब का पारा आज भी इन दोनों पर गर्म था। ओ भाई हमारे गूंगे, डॉक्टर के मुंह में जुबान आ गई है, अल्लाह खैर करे। अहमद ने बजाय अपनी गलती तस्लीम करने के मजाक करके शाहजेब की जान मुश्किल कर रखी थी। स्टेज पर शाहजेब ने हुमा के आगे हाथ बढ़ाते हुए इसे स्टेज पर चढ़ने की में मदद की। दोनों की जोड़ी बेहद खूबसूरत लग रही थी। शादी बहुत खूबसूरत से अंजाम पाई थी। निकाह के बाद रंग बिरंगे लजीज खानों का दौर शुरू हो चुका था। खानों में कुछ अफगानी डिशेस भी रखी गई थी। आखिर शाहजेब पठान था, कुछ ना कुछ तो इसने ट्रेडिशनल करना था। खाना बेहद लजीज था। सब मेहमानों ने बहुत लुत्फानंदोज होकर खाया। खाने के बाद अब दुल्हन की रुखसती की बारी आ गई। अश्क बार आंखों से हुमा के वालिदैन और रिश्तेदारों ने हुमा को डॉक्टर शाहजेब के फूलों से लदी हुई गाड़ी में बिठा दिया। डॉक्टर हुमा भी नव आंखों से अपनी माँ से मिलती हुई गाड़ी में बैठी थी, जहाँ से डॉक्टर शाहजेब को पाने की बेहद खुशी थी। वही अपने वालिदैन को छोड़ने का गम जो हर लड़की के लिए होता है। आज डॉक्टर हुमा भी इसी कैफियत से गुजर रही थी। कहीं खुशी तो कहीं दिल के कोने में माँ बाप के घर को छोड़ने का गम भी था। शाहमीर कि 7 बजे के आसपास आंख खुली तो इसे एहसास हुआ कि मिरहा इसके साथ लेटी हुई है। बिस्तर पर लेटे लेटे ही शामिर ने अपनी आंखों को चारों तरफ कमरे में घुमाया, मगर मिरहा पूरे रूम में कहीं भी नजर न आई। शामिर बिस्तर से उतरकर चप्पलें पहनता हुआ बाहर की तरफ चला। बाहर से खटपट और पानी के शोर की आवाजें आ रही थी, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि मिरहा बाहर कुछ काम करने में मसरूफ है। मिरहा, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? मिरहा जो बड़े ही मसरूफाना अंदाज में शाहमीर के कपड़े धो रही थी। अचानक से शाहमीर की आवाज दुबक कर पीछे हुई। हाय अल्लाह मीर, अचानक ऐसे आते हैं, कोई दिल का कमजोर भी होता है। मिरहा अपनी आंखों को इधर उधर घुमाकर घबराई हुई बोली। अच्छा जी, मुझे नहीं पता था मेरी बीवी दिल की कमजोर है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? ठंड देखी है, बीमार पड़ जाओगी तुम। वैसे तो इसी तुम्हारे सेहत है। आखिर में लहजा थोड़ा शरारती हुआ। कोई इत्तू सी नहीं हूँ, शादी हो गई है अब मेरी, मैं बड़ी हो गई हूँ और अब आपके काम करना मेरा फर्ज है। मैं ये सब काम खुद अपने हाथों से करना चाहती हूँ। इसको शामिर की ये बात जरा पसंद ना आई और वो अपने हाथों को अभी भी शामिर के कपड़ों पर रगड़ते धोते हुए साथ साथ शामिर को जवाब भी दे रही थी। ओहो मेरी जान, गुस्सा कर गई। मेरा ये मतलब नहीं था यार, मेरा मतलब था कि मौसम ठंडा है, तुम बीमार पड़ सकती हो। बस इस वजह से मैंने मना किया कि कपड़े तो मुझे दे देती, सारे इकट्ठे करके मैं लॉन्ड्री भिजवा देता। तुम तुम्हें मैं अपने साथ इन कामों के लिए नहीं लाया। क्या मतलब इन कामों के लिए नहीं लेकर आए? इनका तो कामों के लिए किसी और को लेकर आएंगे। आज मेरा भी फुल मूड था शामिर के साथ लड़ने का। दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए वो
کبھی گاؤں کی عورتوں کی طرح لڑاکو بن کر اس کے ساتھ لڑتی رہی تھی۔ او ہو میری بیوی تو گاؤں کے رنگ میں رنگنے لگی ہے۔ یار میر، ایسا کوئی مطلب نہیں، تم بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہی ہو؟ میں تو بس دھوبی، تم کپڑے ہی دھو۔ وہ تو اپنی بات میں خود ہی پھنستا جا رہا تھا۔ شاہ میر نے آخر ہار مانتے ہوئے میرا سے کہا، جب بیوی پیار سے کوئی کام کرتی ہے تو اس کی تعریف کرتے ہیں، اس طرح منع نہیں کرتے۔ میرا کپڑوں کو واپس سے دھونے لگی تھی۔ اوئے میرا بچہ، مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی، آئندہ ایسے گستاخی کبھی نہیں ہوگی۔ جب بھی تم کام کرو گی میرے یہ معصوم لب صرف تمہاری تعریف کے لیے ہی کھلیں گے۔ شاہ میر نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا سے جان چھڑائی، میرے لیے کوئی حکم تمہارے کام میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں، یا اس میں بھی میری پیاری بیوی کو کوئی اعتراض ہے؟ مرحا کو اس کے کام کرتے ہوئے دیکھ کر شاہ میر کو دل سے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر مرحا کی لڑائی کا سوچ کر شاہ میر نے اسے اپنے کام سے منع کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، مگر وہ کام میں مرحا کی ہیلپ کروانا چاہتا تھا۔ نہیں، آپ جا کر آرام کریں، آپ کے کپڑے دھو کر آپ کے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ مرحا اس وقت پوری طرح سے گھریلو لڑکی بن کر اپنے میر کے سارے کام کرنا چاہتی تھی۔ میں آرام نہیں کر سکتا کیونکہ آج سنڈے ہے، اور تم اپنا سارا دن اگر کام میں برباد کر دو گی تو میرے لیے ٹائم نہیں بچے گا، اس لیے میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں کام میں۔ تم دھوتی جاؤ کپڑے، میں سکھانے کے لیے ڈالتا ہوں، اس طرح کام جلدی ہو جائے گا۔ میر کو مرحا نے اپنے پاس روم میں چاہیے تھی، مگر مرحا کو آج کام کا جنون چڑھا ہوا تھا۔ میر کا اپنا سر پیٹنے کو دل کر رہا تھا۔ جی نہیں، میں سارے کپڑے خود ہی دھو کر سکھانے کے لیے ڈالوں گی۔ اچھی بیویاں اپنے شوہروں سے کام نہیں کرواتی۔ اٹھ کر شاہ میر کے کپڑوں کو سکھانے کے لیے ڈالتے ہوئے برابر جواب دے رہی تھی، میری جان پلیز، آج صبح صبح کون سا بخار چڑھ گیا ہے؟ مجھے نہیں کروانے تم سے کام۔ اچھی بیویاں اپنے شوہر کی بات مانتی ہیں۔ شاہ میر اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا جو رسی کے اوپر کپڑے ڈال رہی تھی۔ میرا ہاتھ میر، ہاتھ چھوڑے میرا، مجھے کپڑے ڈالنے دیں، اور میں آپ کی ہر بات مانتی ہوں، اس لیے اچھی بیوی ہوں۔ اپنی پشت پر کھڑے ہو کر میر کی جانب نظریں کرتے ہوئے بولی، میری بیوی اچھی نہیں، بہت اچھی ہے، مگر میری جان تمہارے یہ ہاتھ کاموں کے لیے نہیں ہے۔ ان کاموں کو ہم پیسے دے کر کروا سکتے ہیں، مگر محبت تو پیسے دے کر نہیں کروائی جا سکتی۔ اس لیے میری پیاری بیوی، یہ کام کا غصہ چھوڑو اور میرے ساتھ روم میں چلو، اور اپنے ان خوبصورت ہاتھوں سے مشقت کروانے کے بجائے ان کے محبت بھرے لمسوں سے مجھے خوش کرو۔ میر پیچھے ہٹے، آپ کی سخت بیڑ مجھے بہت چبھتی ہے، ایسے مت کیا کریں۔ شاہ میر نے سختی سے اپنے گال مرحا کے مخملی گال پر رکھ کیے تو سخت بیڑ سے مرحا کے منہ بسوڑتے ہوئے اپنی گال پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں تو ایسے ہی کروں گا۔ میری شاہ میر نے اپنے گال اور بھی زور سے رب کرتے ہوئے ہاتھ اس کے پیٹ پر باندھے رکھے تھے۔ شکایتی نظروں سے مرحا گردن گھمائے ہوئے شاہ میر کی جانب دیکھا۔ میر پلیز چھوڑ دیں، ہم لوگ صحن میں کھڑے ہوئے ہیں، مرحا نے شرماتے لہجے سے کہا۔ تو بھائی صحن میں کھڑا ہوں تو اپنی بیوی کے ساتھ رومانس کرنے میں کیا دقت ہے؟ شاہ میر نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے گالوں پر لب ٹچ کرتے ہوئے کہا۔ میر، گاؤں کی عورتیں مرد اس طرح رومانس نہیں کھلے میں کرتے۔ اچھا جی، گاؤں کی عورتیں اور مرد کیسے رومانس کرتے ہیں؟ شاہ میر کا تجسس بڑھنے لگا تھا۔ گاؤں کی عورتیں اور مرد اپنے روم کی لائٹس آف کر کے رومانس کرتے ہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ شاہ میر نے حیرانی سے گہری نظر مرحا کے چہرے پر ڈالتے ہوئے کہا، آپ ہٹیں، مجھے یوں آپ باتوں میں لگا کر کام کرنے سے مت رکے، اور آپ بتائیں آج آپ کیا کھائیں گے؟ اپنے پیٹ سے شاہ میر کے ہاتھ ہٹائے۔ شاہ میر کی بات کو اگنور کر کے تار پر واپس کپڑے ڈالنے لگی تھی۔ میں تو تمہیں کھاؤں گا، میری سب سے فیوریٹ ڈش تم ہو۔ شاہ میر کہاں سے اسے کام کرنے دے رہا تھا، اس کی کلائی سے پکڑ رکھ کر اپنے قریب کرتے ہوئے نظر دلکش انداز سے مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ میر چھوڑے، مجھے کام کرنے دے، مجھے ابھی آپ کے لیے کھانا بھی بنانا ہے۔ مرحا کا یہ بدلہ انداز شاہ میر کو حیرانی میں ڈال رہا تھا۔ بتائیں آپ کو کیا پسند ہے؟ ابھی میر حیرانی سے مرحا کی جانب دیکھ رہا تھا کہ مرحا نے پھر سے سوال کیا۔ میر کی جان، مجھے تم پسند ہو اور مجھے تمہیں ہی کھانا ہے، اور یہ کھانے والا کون سا نیا جنون تم نے پال لیا ہے؟ جو کچھ بنے گا میں کھا لوں گا۔ شاہ میر تو کسی اور ہی موڈ میں تھا، کچھ اور ہی کرنا چاہتا تھا،
अपने संडे के सारे प्लान जो इसने पिछले 8 दिनों से बनाए थे, मगर मिरहा को देखकर लगता था आज वो सारे प्लान पर मिट्टी मिलाने वाली है। इसके सर पर तो काम का जुनून चढ़कर बोल रहा था। मिरहा, तुम मुझे एक बात बताओ, ये सब आइडिया अचानक तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आए हैं? शाहमीर ने अपने दिमाग में जो सोचा इसे जुबान तक ले आया। क्या मतलब मैंने कुछ ऐसा सोचा, गलत सोचा है? मिरहा तो आज सीधा सीधा जवाब देने के मूड में ही नहीं थी। बताओ, ये सब मशवरे तुम्हें किसने दिए हैं? शाहमीर को पक्का यकीन था मिरहा का यह खुद का दिमाग नहीं है। मुझे किसी ने कोई मशवरा नहीं दिया, सब कुछ कुछ मैं खुद से सोचा है। खुद को मसरूफ दिखाते हुए रस्सी पर कपड़े डाले हुए रस्सी पर कपड़ों को बार बार सीधा कर रही थी। एसीपी की नजर थी, धोखा नहीं खाने वाली थी। मिर्हा, मैंने पूछा, ये सब मशवरे तुम्हें किसने दिए हैं? तुम्हारा दिमाग कितना चलता है मुझे अच्छी तरह से पता है, इसलिए मीर की जान झूठ बोलना बंद कर दो। मत बोलो कि तुम्हारा मत बोलो कि तुम्हारा शौहर एक पुलिस वाला है। झूठ और सच में फर्क करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। शाहमीर में अपनी आदत से मजबूर बात की तह तक पहुंचे बिना कहाँ पीछे हटने वाला था। क्या क्या मीर, आप भी हर बात के पीछे पड़ जाते हैं? मिरहा झुंझला सी गई थी। जब पता है कि पीछे पड़ जाता हूँ तो फिर बता दो मेरी जान कि मेरी मासूम सी बीवी को ये सब काम वाले मशवरे किसने दिए हैं? कौन है मेरी बीवी, मेरे संडे का दुश्मन? क्योंकि मेरी बीवी इतनी मासूम है कि अपना झूठ भी अच्छे से नहीं बोल सकती, तो इतने सारे आइडिया तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकते। रस्सी पे कपड़े डालती हुई नजरें चुराती मिरहा को शामिर तंग करते हुए इसके सामने आन खड़ा हुआ। मीर, मुझे बहुत काम है। मिरहा शाहमीर की नजरों से घबराती हुई रस्सी को छोड़कर रूम की जानिब जा रही थी। अब तो शाहमीर को पक्का यकीन था कि मिरहा के दिमाग में यह खुराफाती आइडिया कहीं और से ही आए हैं। वो भागता हुआ मिरहा के पीछे आकर दोनों हाथ इसकी कमर पर बांधे वो इसका रुख अपनी जानिब करके खड़ा हो गया। बताओ, इसकी नजरों में नजर गाड़े हुए आईब्रो उठाकर बोल रहा था। मेरी गांव की औरतें कहती हैं कि अच्छी बीवियां अपने शौहरों का काम करती हैं, वरना शौहर हाथ से निकल जाते हैं। मीरा समझ चुकी थी कि मीर अब जाने बिना इसकी जान नहीं छोड़ेगा। और क्या क्या कहा गांव की औरतों ने? मैं आपके लिए अच्छे अच्छे खाने रोज बनाया करूंगी, क्योंकि शौहर के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। मोहब्बत से अपने बाजू शाहमीर के गले में डालती हुई अपनी सारी जर्नल नॉलेज शाहमीर को बता रही थी, जो इसने गांव की औरतों से इकट्ठी कर रखी थी। शाहमीर मुस्कुराती नजरों से इसकी जानिब देखकर इसकी सारी बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। पागल लड़की, खाना बनाओ, ये ना बनाओ कि कपड़े धोया ना धोआ, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सारे रास्ते तुमसे शुरू होकर तुम्ही पर खत्म हो जाते हैं। ये फजूल में खुद को मत हटकाओ। आ आ चुप चुप, मैं हूं ना, क्यों चिल्लाती हो यार तुम? अपने रूम की जानिब शाहजेब के शादी के फंक्शन के बारे में सोचती हुई महक को पीछे से आकर अहमद ने पकड़कर अपने सीने से लगाया, तो डर के मारे महक के मुंह से चीख निकली, जिसे जल्दी से अहमद ने अपने हाथ से रोक लिया। अहमद, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। डरी हुई महक ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, बीबी, इरादा तो जान निकालने का ही करके आया था, मगर यार तुम तो पहले ही चीखना शुरू हो गई हो। चेहरा आगे की जानिब झुकाए हुए कुर्बतों के वसल से सुलगते हुए लबों से इसकी पंखुड़ियों को चूमते हुए पीछे हुआ। अहमद, हम कमरे से बाहर हैं और अम्मी जान आ सकती हैं। आप क्या कर रहे हैं? अम्मी जान से मिलकर आया हूँ, वो अपने रूम में चली गई हैं। तुम्हें लगता है इतनी देर से आने के बाद वो इतनी थकन ज्यादा जिस्म से बाहर आएंगी? यार वो बिल्कुल नहीं आएंगी, और अगर वो थकी हुई ना भी होती तब भी इन्हें पता था कि इनकी बहू का हुस्न आज कितना ही सरापा खैज लग रहा था। वो अपने बेटे की नाइट को सपोर्ट नहीं करने आएंगी। वो इसके पूरे जिस्म को नजरों से ही जायजा लेते हुए बोला, और रही बात तुम रूम से बाहर की, तो चलो रूम के अंदर चलते हैं। वो कहता हुआ रूम का लॉक घुमाता हुआ महक को अंदर की जानिब करते हुए खुद भी इसके पीछे गया। महक इसके इरादे भांपते गई, खुद की जान छुड़ाते हुए जल्द से वॉशरूम की तरफ बढ़ी, मगर वो तेज आंधी की तरह इससे पहले वहां पहुंच गया। इसका हाथ पकड़ते हुए दरवाजे के साथ पिन अप किया। कहाँ भाग रही हो बीवी? क्या रात का अपना किया हुआ वादा भूल गई हो? मैंने अपना वादा निभाया और तुम्हें इतनी मोहलत दी कि तुम चुपचाप खुद को मेरे हवाले कर दो। शरारती लहजे में बोला। अहमद, क्या कर रहे हैं आप? मुझे नींद आ रही है। मैं थक गई हूँ, प्लीज, मन मिनाते हुए बोली। मेरी जान, आप नींद के बहाने
کا मेरे पास तरीका है। 2 सेकंड से पहले अब नींद भाग जाएगी। और ये बोलता हुआ इसकी गर्दन पर अपना मुंह छुपा गया। वो अपनी होठों के लब से इसकी गर्दन को जगह जगह भिगोने लगा था। अहमद, बिल्कुल चुप। आज तुम कुछ नहीं बोलोगी। तुम्हारी बढ़ती सिसकियां और मेरी तेज सांसों का आज मुकाबला होगा। तुम्हारी अब आवाज ना आए। मैं थक गई। इस बात को दरमियान में काटते हुए वो होठों पर झुक गया। इसके नरम लबों को महसूस करते हुए इतनी शिद्दत पकड़ गया कि इसे महसूस नहीं हुआ कि इसका सिसकना महक अपने दोनों हाथों इसके पीछे करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो पहाड़ जितना सख्त इसके आगे खड़ा हुआ 1 इंच भी न हिल सका। इसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। इसकी आंखों को अपने मुंह पर महसूस करते हुए अहमद थोड़ा सा पीछे हुआ। महक ने शिकवा नजरों से देखा जो इस पर झुका हुआ था। सॉरी बीवी, मगर क्या करूं? जब जब तुम्हारे पास आता हूं मैं खुद भी बेगाना हो जाता हूँ। मुझे नहीं पता। वो अपने हाथों से इसके आंसू को चुनते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोला। इसके हाथों के लम्स को महसूस करते हुए महक भीड़ से 2 कदम पीछे हुई। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे खुद अपनी खुशी से यह सब करने की इजाजत दो। तो मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ प्यार भरी बातें करूं और तुम्हें अपनी मोहब्बत भरी गुस्ताखियों से परेशान करूंगा। इसका हाथ से खींचकर खुद के करीब किया। मवाद जज़ब के आलम में बोलता हुआ इसकी पेशानी पर मोहब्बत की मेहर सब कहता मुस्कुराया। इसकी अपने पास मौजूदगी होश वो हवास को मफलूज कर रही थी। वो पहली जसारत पर समझ गया था कि लड़की इस पर हावी होने वाली है। तभी इसकी आंखों में मजीद जसारत करने की मुंह जोर उमंगे सर उठाने लगी। दिल में जज्बात मचलने लगे। तुम्हारी इन नशीली आंखों से जाल बिछा रखा है। इस पर झुके हुए दोनों आंखों को चूमा। महक कर आहिस्ता आहिस्ता सांस लेना अहमद के दिल में हशर बर्पा कर रहा था। इसकी सुर्ख आरज़ पर शौक से निगाह डाले आखिर झुककर इसे रुखसार को चूमा। इतनी मोहब्बत और नरमी से कहकर महक को खुद इसके नरम लमस पर हैरान होते साकत खड़ी थी। अहमद की शेव के चुभन चेहरे पर महसूस होने पर महक जरा सी कसमसाई। तुम्हारी और मेरी जिंदगी दोनों एक जैसी है। इश्क के पिंजरे में कैद। और फिर पिंजरे से निकलने के लिए हम दोनों को एक दूसरे की गुर्बत की जरूरत है। अगर तुम्हारी ख्वाहिश नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, तुम मेरी इज्जत हो और जब तुम्हारी ख्वाहिश होगी तभी हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। ये ऑप्शन तो मेरी जिंदगी में कभी नहीं रहा कि मैं अपनी जिंदगी का फैसला अपनी ख्वाहिश से करूं। तो ये सवाल अब भी बेमायने है मेरे लिए। वो भरी हुई आंखें बोली, मगर मैं तुम्हारी ख्वाहिश का बहुत एहतराम करता हूँ। जो कुछ हुआ हमारे दरमियान वो गलत था। मुझे भी इस बात का इल्म है, मगर तुम मुझे समझ नहीं रही। मगर अब आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मेरी इज्जत हो, मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। मोहब्बत की बात तो आप रहने दें अमर साहब। आप अपने माजी से ही इतनी जल्दी नहीं निकल सकते। औरत तो फिर अपने माजी से जल्द निकल जाती है और इस शख्स को कबूल कर लेती है जो इसके निकाह में हो। मगर मर्द अपने इश्क को कभी भी नहीं भूलता। वो ऐसी औरत के सामने कभी जिंदगी बसर नहीं कर सकता जो एक तलाक याफ्ता हो और इसके माजी में कोई और रहा हो। क्या आप पूरी जिंदगी ऐसे अनचाहे शख्स के साथ गुजार सकते हैं? महक ने भी दिल खोलकर अपने शिकवे शिकायत सवाल अहमद के साथ रखे, जिनके अब वो जवाब तलब थे। तुम्हारे माजी से मुझे कोई लेना देना नहीं महक। तुम्हारे हाल में मौजूद हूँ। और कहाँ लिखा है कि तलाक याफ्ता लड़की के साथ जिंदगी बसर नहीं कर सकती? अगर सच्ची मोहब्बत हो तो ऐसी भी कोई चीज दरमियान में नहीं आती। और मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। और तुम्हारा माजी, तुम्हारा हाल, तुम्हारा मुस्तकबिल अब मुझसे जुड़ा है। तो भूल जाओ जानम अपनी प्रॉपर्टी, उजड़ी हुई जिंदगी को। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी इस नई जिंदगी को मैं खुशियों से भर दूंगा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं अपने माजी को आज इसी वक्त भूल गया। मेरी जिंदगी में तुम हो और आने वाला कल मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। चेंज कर लो कपड़ों। इन कपड़ों में तुम अनकंफर्टेबल हो। प्यार से इसके माथे पर मेहर सख्त करता हुआ वार्डरोब की तरफ चल पड़ा। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं आप? महानूर अपने हॉस्पिटल से निकलते हुए बाहर खुरम को गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़े हुए सलाम किया। मैं ठीक हूँ गुड़िया, तुम कैसी हो? बड़े ही प्यार से इसके सर पर हाथ फेरता हुआ बोला। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फिट फाट आपके सामने। हाँ तो वो नजर आ रहा है। चलो बैठो गाड़ी में, बाकी की बातें गाड़ी के अंदर करते हैं। लाला, अम्मी जान और बाबा जान कैसे हैं? अम्मी जान बिल्कुल ठीक है गुड़िया, तुम बताओ कैसी हो? तुम्हारी पढ़ाई कैसी है? लाला, मेरी पढ़ाई एकदम मस्त क्लास जा रही है।
اور آپ نے ابا جان کا نہیں بتایا کہ وہ کیسے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مہنور خرم کے ابا جان کے حال نہ بتانے پر گھبرا گئی کہ ابا جان ٹھیک تو ہیں، ان کا بلڈ پریشر ہائی رہتا تھا، اس کے دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ آج ویسے بھی آپ مجھے لینے آئے ہیں، میں ڈرائیور بابا نہیں لینے کے لیے آئے، تو آپ مجھے بتائیں ابا جان تو ٹھیک ہے نا؟ اور ٹھیک ہے ابا جان، ان کو کیا ہونا ہے؟ میرا خون پیتے ہیں، ان کو کچھ ہو سکتا ہے؟ ہائے لالا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کے ابا کی جان تو آپ کے ساتھ پھر بھی لڑائی ہوتی ہے، لڑائی ہوئی ہے کیا؟ تم یہ پوچھو گڑیا کہ میری اور ابا کی لڑائی کب نہیں ہوتی؟ ان کو میں ہمیشہ میرے لیے اندھیر کیڑے کی نظر آتے ہیں، میرے اندر کیڑے ہی نظر آتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے لالا، آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کی فکر ہوتی ہے تو ان کو، اس لیے وہ اب تھوڑی سی سختی کرتے ہیں، کوئی محبت شحبت نہیں کرتے وہ ہم سے، ان کو بس ہمارے ساتھ سختی ہی کرنی ہوتی ہے، محبت تو صرف ہماری اماں جان ہم سے کرتی ہیں۔ خیر تم ان سب کے باتوں کو چھوڑو، بتاؤ تم گڑیا کچھ کھاؤ گی؟ بالکل لالا جان، ہم کھائیں گے، آپ ہمیں پانی پوری کھلا دیں۔ سامنے پانی پوری کا ٹھیلا دیکھتے ہوئے مہنور چہکتی ہوئی بولی، توبہ، یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ گلا نرا گلا خراب کرنے کا ہے گھر ہے یہ؟ تو لالا نہیں ہوتا گھر خراب، گلا خراب، آپ مجھے کھلا دیں، بہت اچھی لگتی ہے یہ، ہاسٹل میں بھی نہیں کھانے دیتی تھی، سب لڑکیاں کہتی ہیں گلا خراب ہو جاتا ہے، پلیز نا آپ مجھے کھلا دیں۔ اچھا تم بیٹھو، میں لے کر آتا ہوں تمہارے لیے، کھٹا زیادہ پانی رکھیے گا اور مرچی بھی تھوڑی تیز، پیچھے سے آواز دیتی ہوئی بولی۔ السلام علیکم ہارون، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ شامیر تم بتاؤ تم کیسے ہو؟ مرہا کیسی ہے؟ ہاں الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں، اور بتاؤ میرب کیسی ہے؟ امی جان کی طبیعت کیسی ہے؟ میرب اب بالکل ٹھیک ہے، امی جان کی طبیعت تھوڑی سی اپسٹ ہے۔ اچھا کیا ہوا ہے انہیں؟ شاید ویدر چینج ہونے کی وجہ سے تھوڑا موسمی بخار وغیرہ، باقی تم بتاؤ کیا مصروفیات چل رہی ہیں تمہاری؟ اللہ پاک صحت دے انہیں۔ ہاں یار، بس مصروفیات، وہی کسانوں والا کیس ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کی مصروفیات کا تم بتاؤ۔ تم نے فون کیا تھا، میں اس وقت اٹھا نہیں سکا، تھوڑا بزی تھا یار۔ ہاں میں نے تمہیں اس لیے فون کیا تھا کہ عاصم کی سزا کتنی رہ گئی ہے، کیونکہ یار مہک اپنے گھر چلی گئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اب چچی جو ہیں وہ بھی اپنے گھر چلی جائیں، مگر اس طرح ان کو بھیجنا مناسب تو نہیں بہتر ہے، اسے سن کے سزا کا پتہ چل جائے تو ان کو گھر روانہ کر دو، اس کی سزا تو ابھی ہے، مگر اس طرح کی اتنی خاص کوئی غلطی نہیں تھی، اس کا بیہیویئر بھی کافی اچھا ہے، تو اس کا کیس ہم 6 ماہ سے تھوڑا کم کروا سکتے ہیں، میں پوری کوشش کروں گا۔ ہاں یار اگر ایسا ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ میں ان سب میں اتنی زیادہ غلطی نہیں تھی، بس اتنی ہی غلطی تھی کہ وہ ان کا بیٹا ہے اور اس کی پرورش میں تھوڑی کمی رہ گئی تھی۔ چلو دیکھتا ہوں، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں اس بارے میں کیا ہو سکتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اتنا شور کیوں ہے؟ تم باہر ہو؟ گاڑیوں کے مسلسل ہارن اور آلو پیاز کے پیچھے سے مسلسل آوازیں آتی ہوئی آخر رومان شاہ نے پوچھ ہی لیا۔ ہاں یار مارکیٹ آیا ہوں گروسری خریدنے، آج میری بیوی کچھ اسپیشل کھلانے والی ہے مجھے، اور وہ ہنستے ہوئے بولا۔ او اچھا، تو کام کروایا جا رہا ہے میری بہن سے؟ ہاں غلط، تمہاری بہن سے نہیں، اپنی بیوی سے کام کروا رہا ہوں۔ اچھا چلو پھر بات ہوتی ہے تم سے، دلاور کی کال اٹینڈ کر لو، اس کا فون پہ فون آ رہا ہے، مرہا کو سلام کہنا، بات ہوتی ہے پھر تم سے، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ ہاں تم بھی گھر میں سب کو سلام کہنا، اللہ حافظ۔ جانے میر، کہاں پھنسا دیا ہے ان آلو پیاز میں مجھے تم نے، کہاں تمہارے میر کو انکاؤنٹر کرنا آتا تھا، تم نے تو یار مجھے سبزی خریدنے والا بھی بنا دیا، واہ۔ سنا تھا عشق میں ہو جاتے ہیں لوگ نکمے، مگر تمہارے عشق نے تو ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ چلے میر صاحب خریدیں آلو پیاز، اب آپ کی جان آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ تو بڑے ہی دلکشی سے مرہا کا معصوم چہرہ یاد کرتے ہوئے مسکراتا ہوا سبزی کی طرف پلٹا۔ نہیں بھائی جی، ایسے آپ اندر نہیں جا سکتے، اگر آپ نے اپنی بیوی کا دیدار کرنا ہے تو پہلے ہماری ہتھیلی گرم کریں۔ شاہزیب کی چند قدمیں اس کا راستہ روکے ہوئے کھڑی تھی۔ او بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ اب اپنی ہی بیوی کا منہ دیکھنے کے لیے تم چمچیوں کو میں پیسے دوں؟ کیوں؟ ہاں چمچیاں ٹھیک ہے،
اب ہم پوری رات آپ کے کمرے میں آگے ہی بیٹھی رہیں گی، نہیں جانے دیں گی آپ کو کمرے کے اندر۔ ایسے کیسے نہیں جانے دو گی؟ یار ایسا نہ کرو، پہلے سالیوں نے لوٹا، اب بہنیں لوٹیں گی۔ دیکھو بہنیں پیاری پیاری میری معصوم پریاں، چلی جاؤ اپنے اپنے کمروں میں، نہیں تو میں تم سب کو ایک ایک کر کے نیند کا انجیکشن لگا دوں گا۔ تم لوگوں نے میری زندگی کو عذاب بنایا ہوا ہے۔ اپنی ہی بیوی کو دیکھنے کے لیے کبھی مجھے اپنی سالیوں کے آگے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے، کبھی اپنی بہنوں کے آگے آگے جا رہی ہو تم لوگ کے نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ جب تک آپ ہمیں پیسے نہیں دیتے ہم نہیں جائیں گے۔ لو بھائی شاہزیب، اب تو یہ نہیں چھوڑنے والی جب تک وہ پیسے نہ دے کر اپنی جان نہ چھڑوا لے۔ کمرے میں بیٹھی شاہزیب کی ماما ہما کے ساتھ سرگوشیاں کرنے لگی۔ لیکن چاند سی بہو ہے تو اتنا تو ان کی بہنوں کا بنتا تھا تنگ کرنا۔ شاہزیب کی ماما کی ہما کے چہرے تھوڑی سے پکڑتے ہوئے بڑے ہی محبت بھرے انداز میں بولی۔ ہما نے شرما کر پلکیں نیچے جھکائی۔ تم ذرا بیٹھو آرام سے، میں ان کا مسئلہ سالو کر کے آتی ہوں، نہیں تو یہ میرے بیچارے بیٹے کو اندر نہیں آنے دیں گے۔ وہ ترستا رہے گا میری جان جیسی بہو کا مکھڑا دیکھنے کے لیے۔ ہاں بھائی لڑکیوں، کیا تم نے میرے بیچارے بیٹے کو اکیلا سمجھ کے پکڑ رکھا ہے؟ دیکھیں نا پھپھو جان، شاہزیب بھائی ہمیں ہمارے پیسے نہیں دے رہے۔ ہم نے کہا بھی ہے بھابھی کا فیس اب تک دیکھ سکتے ہیں جب تک آپ ہمیں اندر انٹر ہونے کے پیسے نہیں دیں گے، مگر وہ شاید چاہتے ہی نہیں تھے کہ اپنی بیوی کا چہرہ دیکھیں گے کہ وہ ہمیں پیسے نہیں دے رہے، لہٰذا ہم انہیں نہیں جانے دیں گے۔ مما یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی یہ کہاں لکھا ہے اپنی بیگم کا منہ دیکھنے کے لیے اب ان چمچیوں کو پیسے دیتا پھرو؟ سی پھپھو دیکھیں، بھائی کو ایک تو ہمیں پیسے نہیں دے رہے، اوپر سے ہمیں چمچیاں بھی کہہ رہے ہیں۔ اچھا میری پیاری بچیوں، تم لوگوں کو کا کام حل کر دیتی ہوں، تم لوگ اپنی ڈیمانڈ بتاؤ۔ ڈیمانڈ ماما سیریسلی آپ میرے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ؟ دیکھو شاہزیب بیٹا، میں تو اپنی بچیوں کے ساتھ ہوں بھائی، شادی بیاہ میں ان کو تنگ کرنے کا موقع ملتا ہے، تم آگے پیچھے کہاں ان کے ہاتھ آؤ گے؟ ماما از ناٹ فیئر۔ شاہزیب اپنی ماں کو مصنوعی آنکھیں دکھاتا ہوا بولا۔ بھائی جان، فیئر بھی، انفیئر بھی، اینڈ لولی بھی۔ چلے اب ہماری ممانی جان بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو جلدی سے پیسے ہمارے حوالے کریں اور جائیں اپنی بیگم کا خوبصورت چاند جیسا مکھڑا دیکھنے کے لیے۔ شاہزیب کی ایک اور کزن بولی۔ تو تم چمچیاں میرے ایسے جان نہیں چھوڑنے والے۔ بتاؤ چمچیوں، کتنے پیسے چاہیے تم لوگوں کو؟ وہ ایک ایک لفظ کو پیستے ہوئے بولا۔ نہ کم نہ زیادہ، صرف 1 لاکھ۔ 1 لاکھ شکل دیکھی ہے تم لوگوں نے اپنی؟ 1 لاکھ کی سپیلنگ بھی نہیں آتی ہوگی تم لوگوں کو۔ سپیلنگ کی اگر بات کریں تو ہمیں بلینز کی زیادہ آتی ہے۔ سنائیں، اگر آپ سپیلنگز کی 20 پہ پیسے دے رہے ہیں، سپیلنگ کی بیس پہ پیسے دے رہے ہیں، عائشہ تم تو اپنا منہ ہی بند رکھو، یہ سب خرافاتیں تمہارے دماغ کی ہیں۔ وہ اپنی پھپھو زاد بہن سے بولا۔ ہاں تو بھائی کی اکلوتی بہن ہوں تو میرا ہی آئیڈیا ہوگا، وہ چہکتے ہوئے بولی۔ عائشہ شاہزیب کی پھپھو زاد بہن تھی، جو کہ اس کی پھپھو کی اکلوتی بیٹی تھی اور شاہزیب کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی تھی، اور شاہزیب بھی اپنی بہنوں سے بڑی سمجھتا تھا، کیونکہ شاہزیب کی بھی کوئی بہن نہیں تھی۔ نہیں تو میں دیکھ لوں گا، فی الحال آپ ہمیں چھوڑ دیں، بھابھی جان کا سوچے، لیٹ ہو رہے ہیں آپ۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ہمارا ٹائم بھی آئے گا، کہتا ہوا جیب سے صرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے والیٹ نکالا۔ ہو، شاہزیب اور وائلٹ کے پیسے نکالتے ہوئے دیکھ کر سب یکجاں ایک ساتھ چیخے، یہ لو چمچے اور اب نظر نہ آنا مجھے تم۔ اس کے کمرے میں اس کے پاس بھی اس نے پیسے عائشہ کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولا۔ تھینک یو یور ورلڈ بیسٹ برادر اینڈ یور ویری لکی بھابھی جان۔ بس اب بٹرنگ نہ کرو اور جاؤ آرام کرو سب اپنے اپنے کمروں میں، تھک گئی ہوگی تم لوگ بھی۔ وہ سب کے سر پر پیار دیتا ہوا بولا۔ جی جاؤ بیٹا، تم بھی اندر جاؤ، ہوا کب سے انتظار کر رہی ہے تمہارا، تم لوگ بھی ذرا آرام کرو۔ شاہزیب کے ماما اسے بولتے ہوئے خود اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ ہما اپنی زندگی کے آنے والے لمحات کو یاد کرتے ہوئے ڈرے سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ ہاں السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ،
किस गहरी सोच में मसरूफ है। शाहजेब बाहर का मामला हल करके अंदर दबे पांव आया और बेड पर बैठी डरी सहमी हुमा को किसी गहरी सोच में मुब्तला पाकर आहिस्ता से इसके पास आकर बोला, मीर, फ्रेश हो जाएं, खाना बन गया है, मैं लेकर आ रही हूँ। मिनहा किचन से होंक लगाते हुए बोली। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। शाहमीर किचन में लंबी सांस खींचते हुए बोला। खाना भी बहुत अच्छा होगा, मिरहा गंधे उचकाते हुए बोली। इसमें तो कोई शक नहीं, मेरी जान ने अपने नाजुक हाथों से बनाया है तो 100% ही अच्छा होगा। चलो भाई जल्दी करो, अब तो मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। इतनी अच्छी खुशबू के बाद। मीर, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं ले जाऊंगी, आप बैठे जाकर। शाहमीर जो बर्तनों को हाथ में उठाए हुए खड़ा था। भाई मुझसे भूख नहीं बर्दाश्त हो रही, तुम बार बार आओगी। मैं बर्तन उठाता, तुम जल्दी से कढ़ाई उठाओ और चलो मेरे आगे आगे। मैं बाकी के मैं लेकर आता हूँ, बस जल्दी से तुम निकाल लो खाना। चलें ठीक है। वो मुस्कुराते हुए कमरे की जानिब गई और शाहमीर भी जल्दी से प्लेटों और चमचों को लेता हुआ कमरे में आया। वाह बेगम, यार तुम इतने मज़े की कुकिंग करती हो। शाहमीर ने बिरयानी के ऊपर रायता सलाद से बिखरा हुआ चम्मच अपने मुंह में डालते हुए कहा। मीर, सच्ची में मज़े की बनी है या मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो? नहीं मेरी जान, बहुत मज़े की बनी है। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि मेरी लाइफ की सबसे मज़े की बिरयानी है तो गलत ना होगा। सच्ची मुच्ची, शाहमीर ने भी इसको इसी की ज़ुबान में जवाब दिया। दोनों खाने को भरपूर मज़े के साथ खाते हुए दरमियान में अपनी सरगोशियां भी जारी रखी और खाना को ख़त्म किया। मीर, आप चाय पियेंगे? मिनहा दस्तरखान से बर्तन समेटते हुए बोली। यार बस कर दो, तरस खा लो अपने मीर पर। आ जाओ कमरे में, आज क्या तुम मीर को खिला खिला कर टरखाओगे? शाहमीर बड़ा मासूमाना मुंह बनाकर मिरहा को बोल रहा था कि मिरहा की हंसी निकल गई। हो गया है आपका? आपको मैं आ रही हूँ कमरे में। आप बताएं चाय पियेंगे? क्योंकि इस वक्त तो मैं चाय पीना चाहती हूँ। पिला दो भाई हमें भी। अगर तुम नहीं रुक रही तो इसके बाद तुम कमरे में ना आई तो मैं सीरियसली बाहर चला जाऊंगा। और ये अब तुमसे सच्ची कह रहा हूँ। शाहमीर अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए बोला। नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएं, मैं बस 2 मिनट में चाय बनाकर आ रही हूँ। क्योंकि मिरहा को अब मीर की टोन समझ में आ रही थी कि अब अगर रूम में ना गई तो शामिर वाकई कहीं चला जाएगा, और वह वैसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। हुमा शाहजेब हुमा और शाहजेब भाई की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही थी ना। माशाल्लाह काफी प्यारे लग रहे थे। अल्लाह पाक इनके नसीब भी बहुत प्यारे करे और वो खुश रहें दोनों एक साथ। मीरब और रमान शाह हुमा के बारात के बाद वापस घर आते कार में तबसरा कर रहे थे। आमीन शाह। हम्म आप जब आपकी जब शादी हुई थी मुझसे तो आप भी इतने ही खुश थे जितने शाहजेब भाई। वैसे मुझे इसका जवाब पता है, फिर भी मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए पूछना चाहती हूँ। आज अचानक तुम्हें क्या बना जो पुरानी बात को कुरेद रही हो? बस आप बताएं ना, और अगर मैं ना बताना चाहूँ तो फिर भी बताएं। जिस तरह से आप किसी भी सूरत हाल में मुझे नहीं छोड़ते अपना जवाब लिए बगैर, तो मुझे भी आपसे अपने सवाल का जवाब चाहिए। बताएं। वो अटल लहजे में बोली। अच्छा जी, अपने शाह की शर्तें महंगी पड़ेंगी। मेरी जान, तुम्हें इस बात को घुमाए बताएं जल्दी। इस बात को ना घुमाए, जल्दी बताएं। अगर मैं ये कहूँ कि खुश नहीं था तो ये सरासर झूठ होगा, क्योंकि हर कोई अपनी शादी पर खुश होता है। हाँ, मगर मेरे और शाहजेब में थोड़ा सा डिस्टेंस है कि इसकी शादी इसकी मर्जी और सोचने के बाद हुई, पर मेरी अचानक से और जिस हालातों में शादी हुई थी तुम जानती हो। मतलब आपको कोई खास खुशी नहीं हुई थी। मीर अपने सारी बातों में अपने मकसद की बात को उठाते हुए बोला और अपना फेस शीशे की जानिब मोड़कर बैठ गई। वो पागल नहीं, मैं बहुत खुश था, इतना खुश था कि तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश था। वो मीरब का उदास चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला। बस रहने दे शाह, मुझे सब पता है। वो उदासी से बोले। घर चलो, तुम्हें फुर्सत से बताऊंगा मैं अपनी शादी की रात कितना खुश था। वो मीरब के सराफे को गहरी नजरों से देखता हुआ खुमाराना लहजे में बोला। शाह, मैंने रात की बात नहीं की, मैंने कहा शादी के दिन। मीरब इसके डबल मीनिंग वाली बात को समझते हुए हल्की आवाज में चीखती हुई बोली। हाँ हाँ हाँ, मुझसे शादी करने के बाद मेरी जान समझदार हो गई है।
पहले भी बहुत समझदार थी मैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो मुझे अंदाजा हो गया था जब तुमने मेरी खातिर अपनी नसें काटी थी। हाँ तो मुझे क्या पता था आपको मेरी वैल्यू नहीं है होनी। मैं कभी अपनी वेन्स नहीं काटती। मेरे मासूम हाथों को मैंने इतनी तकलीफ दी और अपने दोनों हाथों को देखते हुए बोली, अब तो काट लिया ना मेरी जान के टोटे। और तुम्हारे शाह ने इसको प्यार के लम्ब से भर भी दिया। वो उसके हाथ को अपने होठों के साथ लगाते हुए बोला, बस यही तो आपकी कलाकारी है कि मैं अपनी इन इन पर बटर से लिपटी हुई बातों से मुझे बटरिंग लगाते हैं। मीरा तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ना ही अपनी मोहब्बत में सफाइयां पेश करूंगा। तुम खुद समझो अपने शाह को कि तुम्हारा शाह तुम्हारे बारे में क्या सोचता है और तुम कितनी खास हो अपने शाह के लिए। बस तुम्हें ये एक जुमला बोलूंगा कि तुम्हारे अंदर तुम्हारी शाह की जान बसती है। इसके दोनों हाथों से इसके फेस पकड़ा और माथे पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा और फिर रोमान इसके कमरे इसके जुमले पर मीरा की आंखों में हल्की सी नमी आई। वो मुस्कुराते हुए अपने सर रोमान के कंधे पर रखा। रोमान ने भी पूरी मोहब्बत से इसके साथ सर को अपने कंधे पर लगाते हुए इसकी कमर को सहलाया। दूसरा हाथ स्टीयरिंग पर मजबूत करते हुए घर की EP-53 रवाना हुए। ज़किया, अम्मी जान की तबीयत कैसी है? रोमान शाह ने घर अंदर दाखिल होते ही सबसे पहला सवाल किया। साहब जी ज्यादा ठीक नहीं है, मगर आपको बताने से बीबी जी ने मना किया है। वो कह रही थी कि आप परेशान हो जाएंगे। रोमान शाह को ज़किया ने हकीकत से आगाह किया, क्योंकि हकीकत से न करने पर रोमान शाह का गुस्सा घर के नौकर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ज़किया, अगर अम्मी की तबीयत ज्यादा खराब थी तो तुम्हें फोन करके बताना चाहिए था। साहब जी हमने कोशिश की थी, मगर बीबी जी ने कहा मैं ठीक हूँ, हमें फोन करने की इजाजत नहीं दी। ज़किया ने निगाहें नीचे करते हुए रोमान शाह को जवाब दिया। शाह, हम चलकर खुद अम्मी को जान को देखते हैं। मीरत ने ज़किया की जान छुड़वाते हुए रोमान शाह के साथ अपने कदम अम्मी जान के रूम की तरफ बढ़ाए। अम्मी जान रूम में कंबल में लिपटी हुई शदीद शायद सो रही थी। रोमान शाह बड़ी तड़प के साथ अपनी माँ के पास जाकर बैठा। रोमान बेटा, तुम दोनों आ गए? जी अम्मी जान, हम आ गए। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और आपने हमें फोन नहीं किया और सबको मना कर दिया कि मुझे फोन करके कोई नहीं बताए। अम्मी जान, बहुत गलत बात है। आप उठे मेरे साथ, मैं भी डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। नहीं बेटा, मेरी तबीयत ठीक है, अब तो मैं आराम कर रही हूँ। अपने बेटे के चेहरे पर इस कदर परेशानी देखकर रोमान शाह की माँ ने तसल्ली देते हुए कहा। मीरा भी आगे बढ़कर फिक्रमंदी से नजरों से देखते हुए अपनी सास का हालचाल पूछ रही थी। रोमान शाह की नजरों में अपनी माँ के लिए बेहद फिक्र थी, क्योंकि इन्हें अपनी अम्मी जान बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी और इनकी अम्मी जान की हमेशा से यही आदत थी कि अपनी बीमारी को वो कम ही जाहिर करती थी। अम्मी जान, अगर आप नहीं जा सकती तो ठीक है, मैं घर पे डॉक्टर को बुलवा लेता हूँ। रोमान बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, और फिर भी तुम अपनी तसल्ली के लिए अगर ले जाना चाहते हो तो सुबह ले जाना। अभी जाकर तुम दोनों आराम करो, बहुत थके होगे। वो अपने बच्चों को परेशान करने वाली माँ नहीं थी, इसलिए अपने दर्द को ना जाहिर करते हुए अपने बच्चों को आराम करने को कहा। हालांकि इनकी तबीयत सच में ठीक नहीं थी, मगर जबरदस्ती वो ये जाहिर कर रही थी कि वो बिल्कुल ठीक है। काफी देर मीरा और रोमान शाह दोनों बैठे रहे, मगर अम्मी जान बार बार कहने पर वो अपने रूम का रुख लेते हुए चल पड़े, ताकि अम्मी जान भी आराम कर सके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। महक, जो अहमद से पहले उठ गई थी, बिना आवाज किए रूम में अहमद के ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी कि हमेशा की तरह ऑफिस के टाइम पर अहमद की आंख खुद से खुली तो करवट लेता हुआ वो सीधा हो गया। महक ने बहुत प्यारे लहजे से अहमद को गुड मॉर्निंग कहा, जिसका जवाब अहमद ने भी मुस्कुराते हुए लबों से दिया। नींद से खुमारी में भरी हुई आंखों महक के अच्छे लहजे को देखकर चमक उठी थी। आपके कपड़े निकाल दिए हैं, आप फ्रेश हो जाएं, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। मुस्कुराती हुई नजर अहमद के चेहरे पर डालकर रूम से बाहर की जानिब कदम ले जा रही थी कि दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा था। पीछे से आती अहमद की आवाज ने इसके कदम रुक गए। ऐ मेरे दिलकश शरीके हाथ, जब नजर मुस्कुरा कर देखती हूँ तो लबों पर पहरा क्यों लगा रखा है? जरा पास आइए, दीदार तो कीजिए ना, तड़पाइए इस दीवाने को इस तरह से। अहमद मुस्कुराती हुई नजरों से महक की जानिब देख रहा था।